हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। फ्रेंड्स, अभी आपका ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का जो पेड कोर्स ऑनलाइन वाला है, जो ऑनलाइन के माध्यम से बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, वीकली टेस्ट, उस प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और इसी प्रैक्टिस सेट से आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक आपका प्लेलिस्ट भी बन गया है, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। और साथ में इसका पीडीएफ हमारा है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, जो स्टडी आवर लाइफ के नाम से, आपका स्टडी आवर लाइफ के नाम से मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। वो भी 1300 कुछ आपका वहाँ पे सब्सक्राइबर है टेलीग्राम पे, उसे भी आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को, और एक एक प्रश्न को हम देखेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हाल ही में अभी इडुटेरिया का वॉल्यूम 2 आया है, बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। क्या आप लोग इसे बनाना चाहेंगे? ये प्रैक्टिस सेट आपका एकमात्र बच गया है, 9 के बाद सिर्फ 10 बचा है, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप लोग इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो पर डे उसे हम एक एक प्रैक्टिस सेट को करेंगे। आप लोग कहेंगे तो स्टार्ट किया जाएगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा येस या नो में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दूसरा है निर्वाचन संबंधी झगड़े का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। और तीसरा है भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। आपको सत्य कथन बताना है। तो इसे जानने से पहले हम एक चीज़ आपको बता दें। देखिए, संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश, दो चीज़ आप जानते होंगे। एक जानते होंगे संघ राज्य क्षेत्र, और एक होता है केंद्र शासित प्रदेश। ये देखिए, टोटल हमारा केंद्र शासित प्रदेश 8 है, सभी लोग जानते हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और इसमें भी दो चीज़ है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक संघ राज्य क्षेत्र है। तो संघ राज्य क्षेत्र क्या होता है, इसे समझिए। संघ राज्य क्षेत्र वैसा केंद्र शासित प्रदेश होता है जहाँ पे विधानसभा हो। क्या हो? जहाँ पे विधानसभा हो, वैसा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा हो उसको संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं। और वैसा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा नहीं हो उसे क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपका क्लियर हो गया है। अब कहेंगे कि 8 यूनियन टेरिटरी है, इसमें कौन संघ राज्य क्षेत्र है और कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो तीन यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहाँ पे आपको विधानसभा देखने को मिलेगा। वो 3 राज्य कौन कौन सा है बता देते हैं। एक तो आपका जम्मू कश्मीर मिलेगा, दूसरा पुडुचेरी है, और तीसरा आपका दिल्ली है। ये 3 राज्य है जहाँ पे आपको विधानसभा देखने को मिलेगा। बाकी 5 में नहीं है, तो बाकी 5 जो है आपका यूनियन टेरिटरी है। और इस 3 राज्यसभा में, इस तीनों में क्या है, इस तीनों राज्य में क्या है कि राज्यसभा सीट दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होना चाहिए? कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ये कथन आपका गलत है। निर्वाचन संबंधित झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त का अधिकार क्षेत्र है, ये भी गलत है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये भी गलत है आपका। तो औसत इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो क्या होगा? तो यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के समय वह मतदान में भाग नहीं ले सकता है। ये प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक सिलसिला क्या है? मार्टेंग्यू जेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतीय स्वतंत्रता और मार्लो मिंटो सुधार। सही उत्तर का आपको चयन करना है। चलिए हम देखते हैं। देखिए, मार्टेंग्यू जेम्सफोर्ड सुधार की अगर हम बात करें तो ये 1919 में आया था। कब? 1919 में, ठीक है। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉयड जॉर्ज थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। प्रांतीय स्वतंत्रता जो है 1935 में आया था, और स्टेनले ब्लाउडिन जो थे यहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उसके बाद 1909 में जो है मार्लो मिंटो सुधार आया था।
एक्यूट के अध्यक्षता में, और जो मुस्लिम यही जो थे वो क्या कहते हैं प्रथम क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मुसलमान को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिलाए थे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो एक बार देखिए 1919 हो जाएगा, उसके बाद है 1935 और उसके बाद है आपका मार्लो मिंटो सुधार बताए हैं अभी 1909। तो इसको समय के अनुसार आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 312, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 को देखिए, नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए लोकपाल पद का सृजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए लोकपाल पद का सृजन सर्वप्रथम जो हुआ था ये स्वीडन में हुआ था। कहाँ पे? स्वीडन में हुआ था। इस प्रश्न को हम डिस्कशन करके बताए भी थे और हम बात करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए 1809 में जो है इस शब्द को स्वीडन में सबसे पहले लाया गया था 1809 में, और भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में इसे लाया गया था। भारत में प्रथम प्रशासनिक आयोग सुधार आयोग के द्वारा 1966 में जो है ये लोकपाल पद को लाया गया था। लेकिन 1968 में क्या हुआ कि 1966 में तो आया, लेकिन 1968 में ये संसद में आया। फिर 2013 में संसद इसको पारित करता है और 2019 में इसका गठन होता है भारत में लोकपाल शब्द का। ठीक है, और लोकपाल शब्द को ही ओम्बुड्समैन भी कहते हैं, ओम्बुड्समैन कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 देखिए, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल का खोजा गया। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है, देखिए हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किसने किया था? दयाराम सहनी ने किया था, जो रावी नदी के तट पे है, सभी लोग जानते हैं। अगला आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखालाल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लोथल। इसका खोज 1954 में रंगनाथ राव ने किया था, रंगनाथ राव ने किया था। और धौलावी का खोज किया था 1967 से 68 में, 1967 से 68 में किया था जेवी जोशी ने, जेवी जोशी ने। तो आपको क्रम इसमें बताना है, तो बताना है कि सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल का खोज, तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पा का खोज सबसे पहले हुआ था, हड़प्पा का खोज सबसे पहले होता 1921 में। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले मगध के 3 सम्राट शासक की बात करते हैं। मगध पे 3 साम्राज्य था, एक था हर्यक वंश, ठीक है, दूसरा आया शिशुनाग और तीसरा आया नंद। ठीक है, हर्यक वंश का शासक हुआ बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के बाद उदयन आया। उदयन क्या किया कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया राजगिरी के जगह पर, जो मगध की राजधानी बनी थी, है ना, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। फिर शिशुनाग क्या किया कि पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली बना दिया। और नंद वंश के जो शासक थे कालाशोक, वो क्या किए कि पुनः वैशाली से हटा के इसको पाटलिपुत्र बनाए थे। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली बनाई थी। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत नहीं आया था? कोलंबस, फाहियान, मेगास्थनीज, वास्को डी गामा। नहीं आया था, वास्को डी गामा भारत आया था। मेगास्थनीज भी भारत आया था, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से आया था भारत की खोज करने के लिए। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत। और कोलंबस जो था ये निकला तो था भारत की खोज के लिए, लेकिन अमेरिका पहुंच गया था बेचारा। तो ऑप्शन जो है बी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है भारत नहीं आया था, कोलंबस भारत नहीं आया था। यह स्पेन के राजा के संरक्षक में भारत का खोज करने के लिए निकला था, है ना, 1492 था, 1492 में, हाँ 1492 में। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? देखिए विक्रम संवत की बात करें और शक संवत का, तो विक्रम संवत जो है वो 57 ईसा पूर्व का है, 57 ईसा पूर्व, और शक संवत जो है वो 78 का है। तो आप पूछ रहा है दोनों के बीच का अंतर, इस दोनों को ऐड करके निकालिएगा 135 आ जाएगा, तो 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन शब्द जो है ना, ये शब्द किसकी देन है? अमेरिका का देन है। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द जो है ये अमेरिका का देन है। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विधि का शासन। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि का शासन। 10 नंबर प्रश्न है, अध्यादेश बनाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
यह एक वैवेकिक शक्ति है, विवेकिक शक्ति है। दूसरा है किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है। नीचे दिए गए अंकूट का सही प्रयोग कर उत्तर दीजिए। देखिए अध्यादेश की बात अगर हम करें, इसमें आंसर इसका ना तो एक है ना तो दो है, ठीक है, क्योंकि अध्यादेश जो है ये दो व्यक्ति के संदर्भ में होता है, एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल, ठीक है। और विधायी शक्तियों को स्वयं शक्ति, विधायी शक्तियाँ जो है वो स्वयं शक्ति नहीं है, स्वविवेकी नहीं है वो, ठीक है। और किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल सक्षम नहीं है, सक्षम है, ठीक है। तो ये आपका दोनों कथन जो है वो सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में कुल 10 नीति निर्देशक तत्व है, गलत है। मूल संविधान में टोटल 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। काउंट कीजिएगा कि आर्टिकल 36 से 51 तक है ना, तो कितना हो जाएगा, 36 से 51 में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और भाग 4 में दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्व, तो भाग 4 में है, ठीक है। और 2000 यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये समझ गए आप लोग। तो क्या कर रहा है, ये कथन जो है आपका वो गलत है, ये 36 से 51 में सही है। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है इसका सही दिया हुआ है। और अनुच्छेद 38 से 44, अनुच्छेद 38 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाषा परिवर्तन किया गया, ये भी सही है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, यहाँ पे 2001 नहीं होगा, 2002 होना चाहिए, ठीक है, के द्वारा 6 वर्ष से कम आयु में बच्चों की शिक्षा की देखभाल का प्रावधान निहित है। उपयुक्त में से असत्य कथन आपको छांटना है। तो असत्य कथन एक और मात्र डी था, जो ऑप्शन आपका सिर्फ और सिर्फ डी में नहीं, डी मतलब केवल एक ही इसमें जो था वो गलत था, नहीं दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, सभी सही है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार अनुच्छेद 31 में है, गलत, अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 31 को तो निरस्त कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जो संपत्ति का अधिकार था, और इसे 300 के क में रखा गया है कानूनी अधिकार के तौर में। तो आपका डी जो है वो गलत हो जाएगा। शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया। देखिए 1664 में सूरत की संधि किया था, सूरत लूटा था शिवाजी। 1627 में इसका जन्म हुआ था शिवाजी का। 1674 की अगर हम बात करें तो राज्याभिषेक करवाया था, 1674 में इसने राज्याभिषेक करवाया था। 1680 की अगर हम बात करें तो इसका 1680 में मृत्यु हो गया था। तो 1668 में जो है इसे शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा जो है वो राजा की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उद्देशिका संविधान का एक अंश है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका वो बिल्कुल क्या है, कर रहा है आपका कि भारत में संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही है। पहला आपका स्टेटमेंट है कि उद्देशिका संविधान का अंश है। दूसरा, इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था। ये कथन आपका गलत है, ये हमेशा नहीं था। आपको याद होगा कि बाद में इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। 3 शब्द को जोड़ा गया था, ये याद होगा आप लोगों को। अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी 3 शब्द को जोड़ा गया था। कब? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन को, इसमें से क्या कह रहा है। तो ऑप्शन आपका जो है वो डी गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि सही नहीं है उसे आपको ढूंढना है, बाकी सभी सही है। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है। तो देखिए ए आर तो दोनों सही है, लेकिन ए जो है ना वो आर की सही व्याख्या नहीं है, मतलब इसका दूसरे के कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, लौह अयस्क की खाने एवं अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चंद्रपुर की बात करें तो महाराष्ट्र में है। चित्रदुर्ग कर्नाटक में है। बेलाडिला ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। मयूरभंज उड़ीसा में।
तो ऑप्शन जो है देखिए इसे मैच करके कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका बी, 2 4 3 1। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। झूम कृषि के निम्नलिखित प्रकारों और उनमें से संबंधित राज्यों पर विचार कीजिए। देखिए झूम खेती को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें भी देखते हैं कि क्या है। बेबर मध्य प्रदेश, बेबर मध्य प्रदेश, पामा दाबू उड़ीसा, कुरवा झारखंड। तो आपका जो है ये तीनों सही है। देखते हैं ऑप्शन 2 तो नहीं है इसमें दिया हुआ, ऑप्शन सी में दिया है 1 2 3 और तीनों सही है आपका। 18 में देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंबई भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। क्या ये कथन सही है? सही है, आपको सही कथन चुनना है। कंडाला बंदरगाह कंडाला क्रीक में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है, गलत है। पारादीप उड़ीसा के तट पर स्थित देश का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है, ये भी गलत है। तो केवल और केवल आपका एक सही हो जाएगा। वो कौन से 3 राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्ति रूप दिया था? तो वो 3 गुटनिरपेक्ष जो थे वो थे आपके नासिर, टीटो और नेहरू। नासिर, टीटो और नेहरू ये 3 व्यक्ति 3 राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्ति रूप दिया था। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो सी हो जाएगा। केओ मठ स्थित है, केओ मठ कहाँ पे स्थित है? तो केओ मठ जो है ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में, बौद्ध मठ है ये। कैसा मठ है? बौद्ध मठ है। अब 21 नंबर देखिए, शूद्रक द्वारा लिखित प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम संबंधी है। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना, ठीक है। एक एग्जाम में एसएससी का कोई एग्जाम था उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। मृच्छकटिकम संबंधित मृच्छकटिकम का जो अर्थ है वो होता है मिट्टी का खिलौना। लेकिन इसमें जो है ना मतलब एक ब्राह्मण के प्रेम कथा के बारे में दिया गया है जो वेश्या की बेटी के साथ व्यापारिक प्रेम प्रसंग से। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसे सुमेलित नहीं है आपको मिलाना है। देखते हैं इसे मिला के। कह रहा है आपका खांसी मेघालय, मातृ शतात्मक समास था, सही है। चेंचू आंध्र प्रदेश, शिकारी संग्राहक सही है। बकरवाल राजस्थान, घुमांतु धुमांतु तो था लेकिन राजस्थान का नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। तो ये आपका जो है वो बकरवाल गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, उसी को छांटना है। सिदद्दू गुजरात का है जो अफ्रीकी अनुवांशिकी स्ट्रेन, सही है। अगला आता है क्यूपर वेल्ट है। क्यूपर वेल्ट क्या है? तो क्यूपर वेल्ट जो है प्लूटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टानों का बड़ा क्षेत्र है जिसे प्लूटोनाइट्स कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ हुई। इस बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड का जो स्थापना है ना वो स्थापना आपका हुआ था 1965 में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 1965 होना चाहिए लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं 1965 नहीं दिख रहा है। तो सेकेंड आंसर हम इसमें से करेंगे 1977 में, क्योंकि क्रांति जो है 1977 में ही हुआ था, ठीक है। 1977 में क्रांति हुआ था, श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 25 नंबर में दिया हुआ है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है, लेकिन यहाँ पे देश की बात हो रही है तो देश जो है ये देख लीजिए, आंसर आपका माली हो जाएगा। और बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे कि यमन भी होगा, यमन नहीं होगा। यमन जो है, यमन की अगर हम बात करें तो ये डी जो है आपका, एक मिनट, हाँ, तो ये जो आंसर है आपका वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो है ना सीमा बनाती है, ना कि रेखा यहाँ से गुजरती है। मैं एक ट्रिक बताने की कोशिश करती हूँ, आप लोग याद कीजिएगा। एक ट्रिक है आपका मैप, मामा, अली, मिस, साओ। क्या हो गया? मैप, मामा, अली, मिस, साओ। उसके बाद साओ के बाद हो जाएगा भामम, चीता, चीता। अब देखिए इससे हम ट्रिक करते हैं, सब अलग अलग यहाँ पे देश का नाम हम लिखते हैं। मौ से मैक्सिको हो जाएगा, पौ से आपका क्या पश्चिम सहारा हो जाएगा, पश्चिमी सहारा हो जाएगा। यहाँ पे 2 मामा है तो मामा से आपका एक तो हो जाएगा मारितानिया हो जाएगा और दूसरा आपका माली हो जाएगा। औ से आपका अल्जेरिया हो जाएगा, लौ से आपका हो जाएगा लीबिया, लौ से लीबिया हो जाएगा। मी से मिस्र हो जाएगा, सौ से सऊदी अरब हो जाएगा। सा से आपका यूएई संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। उसके बाद ओ से ओमान हो जाएगा। भामम भौ से भारत, वौ से बांग्लादेश, मौ से म्यांमार, ची से चीन और
तौ से क्या हो जाएगा, ताइवान हो जाएगा। तो ये सारे देश जो हैं आप कहाँ से गुजरते हैं, तो ये सारे देश जो हैं आपका कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अगला क्या है। भारतीय उद्योग का विकास औद्योगिकरण का पर्यायवाची है, किसने कहा था। तो भारतीय उद्योग का विकास औद्योगिकरण का पर्यायवाची है, यह कथन का जो कहे थे वह व्यक्ति थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय उद्योग का विकास जो है वो औद्योगिकरण का पर्यायवाची है। ऑस्ट्रेलिया का बीपा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो बीपा क्षेत्र है वह प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। इसमें ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा बॉक्साइट के लिए। 10 राजाओं का युद्ध संबंधित है। 10 राजाओं को जिसे हम लोग 10 राज युद्ध के नाम से जानते हैं, जो रावी नदी तट पर, यानी रावी का प्राचीन नाम पारुष्णी था, तट पे हुआ था। और इसमें जो है इसका जो उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो मध्य प्रदेश के विदिशा से प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश के विदिशा से प्रारंभ हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और आपको पता है कि इसके कोई नेतृत्वकर्ता भी नहीं थे, ठीक है ना। 30 नंबर प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ झील है और एक तरफ राज है। अजरा रत्नागिरी कहाँ पे है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। चुंडापुर आपका कर्नाटक में है। पिजावरम जो है ये आपका तमिलनाडु में है। और बेम्बनाद कहाँ पे है, तो बेम्बनाद आपका केरल में है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4 1 5 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसका आंसर है। 4 1 5 2, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, डी। 31 नंबर प्रश्न देखिए, पुस्तक तथा उनके लेखक का कौन सा जोड़ा गलत है। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन सही है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ये भी सही है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ये भी सही है। अभ्युदय और लीडर ये सभी महात्मा गांधी का नहीं है, ये आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय का है, मदन मोहन मालवीय का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोड़ा गलत ढूंढना था। प्रायद्वीपीय में पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम के लिए सही उत्तर को नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो पश्चिम से पूरब की ओर, तो देखिए इसे हम एक बार मिला लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो हो जाएगा आपका हो जाएगा स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बगाई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किन मामलों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संविधान संशोधन में, बिल्कुल नहीं, संविधान संशोधन में नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब एक सदन द्वारा पारित विधायक दूसरे सदन में 6 माह से अधिक तक लांबित रहे, ये आपका सही दिया हुआ है। उसके बाद जब एक विधायक में किए गए संशोधन से दोनों सदन असहमत हो, ये भी सही है। जब किसी विधायक को एक सदन पारित कर दे तथा दूसरा सदन अस्वीकृत कर दे, तब ये भी सही है। तो 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो ऑप्शन देखिए 2, 3 और 4 सही है। इसमें क्या है कि संविधान संशोधन में नहीं बुला सकता है, मात्र एक साधारण विधायक जब आता है उसमें बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ये बी करेक्ट हो जाएगा। किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया था। किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर आपका लॉर्ड जेम्सफोर्ड हो जाएगा। जेम्सफोर्ड के समय जो है वो असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 से 1922 में। आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के समय में गांधी जी ने चलाए थे, और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड जेम्सफोर्ड था। और इसी में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य भी रखा था, याद होगा आप सभी को। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का एक तरीका है, वो है महाभियोग, और वो तब लगेगा जब वो संविधान का उल्लंघन करेगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 36 में ये कह रहा है। सबसे पहले इसमें मैच कर लेते हैं। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो तीसरी अनुसूची का संबंध जो है वो शपथ से संबंधित है। 7वीं अनुसूची का संबंध आपका हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन से। 9वीं अनुसूची जो है वो आपका भू सुधार अधिनियम से। और 12वीं अनुसूची क्या है, तो 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका साकित्या प्रतिकार एवं उत्तरदायित्व है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 2 5 1,
3, 2, 5, 1। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 में भी आपको मैच करना है, एक तरफ उद्यान है और दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया हुआ है, इसे मिलाना है आपको। देखिए सिमलीपाल कहाँ पे है, तो सिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा में है, ठीक है। दिहांग दवांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक ये आपका मेघालय में हो जाएगा। और कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है। तो इसमें कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 वाला तो 2 है, तो इसमें 4, 3, 5, 1 डी हो जाएगा ऑप्शन। 4, 3, 5, 1 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, संसदीय समिति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से संबंधित समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो क्या ये सही हो जाएगा आपका, तो ये जो है आपका वो सही नहीं है। आंकलन समिति के सदस्य, आंकलन करने का मतलब प्रांकलन समिति के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों में शामिल किए जाते हैं, नहीं ये सिर्फ लोकसभा से होते हैं। तो कौन सा कथन आपका सत्य है, तो न तो 1 सही है न 2 सही है। सेंट हेलेन ज्वालामुखी निम्न में से कहाँ स्थित है, तो सेंट हेलेन ज्वालामुखी जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। महाद्वीपों के क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो महाद्वीपों का क्रम ही बहुत आसान प्रश्न है, इसे आप लोग ऐसे ही कर लेंगे। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, ये इसका सही क्रम है। 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। देखिए 3 बार आपातकाल की घोषणा किया गया था राष्ट्रपति, तो 3 बार आपातकाल की घोषणा किया गया। 1962 होगा, उसके बाद 1971 और 1975 में, ठीक है। इस दोनों की अगर हम बात करें तो इस दोनों के समय प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और 1971 वाला में राष्ट्रपति आपके बीवी गिरी थे। और 1975 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन थे, ठीक है, फखरुद्दीन अली। लेकिन 1962 की अगर हम बात करें ना, तो सर्वपल्लवी राधाकृष्णन आपके जो थे वो राष्ट्रपति थे और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो 1975 में आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली थे, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन कृषक विद्रोह नहीं था, तो अहमदाबाद मिल मजदूर था, ये आपका कृषक विद्रोह नहीं था। मोपला था, चंपारण था, खेरा था, सॉरी खेरा कहते हैं, इसमें से कह रहा है नहीं था, यहाँ पे नहीं होगा, नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे नहीं होगा, नहीं था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका इसमें बी हो जाएगा, अहमदाबाद नहीं था। नील दर्पण निम्न में से किसकी स्थिति के बारे में विवरण है। नील दर्पण ये जो है ना, आपको पता होगा कि नील दर्पण जो था, नील दर्पण किसकी, किसान जो नील की खेती कर रहे हैं किसान थे उनके लिए था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील उत्पादक कृषकों की करुणा की दशा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, वित्तीय आपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। वित्तीय आपात के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट, इसका संसद के द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदन हो जाना चाहिए। एक बार संसद के अनुमोदन हो जाने के बाद यह 6 माह का तक प्रभाव रहता है। तीसरा है, वित्तीय आपात के दौरान सरकारी अधिकारियों के वेतन की कमी की जा सकती है, इनमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। और चौथा है, वित्तीय आपात के दौरान सरकार किसी अन्य प्रकार के खर्च में कमी कर सकती है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा। 3 और 4। शारदा अधिनियम क्या है, तो शारदा अधिनियम जानिए पता है क्या है, तो वो विवाह की उम्र को बढ़ाया गया था बाल विवाह को निषेध करके। तो देखिए इस तरीके का जो अगर आंसर है, इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ, विवाह की उम्र बढ़ाया गया और बाल विवाह निषेध। तो शारदा अधिनियम में दोनों के लिए था, पहले बाल विवाह को हटाया, फिर तो उसको उम्र बढ़ाया ना, क्योंकि कम उम्र में शादी हो जाता था तो उसको बढ़ाया। आपको पता होगा कि 1929 था ना, 1929 में जो है शारदा अधिनियम को लाया गया था और 30 में इसको लागू किया गया था। 1930 में इसको लागू किया गया था, जिसमें लड़का की आयु जो था वो 18 से 21 कर दिया गया था और लड़की का आयु 14 से बढ़ा के 18 कर दिया गया था। तो अगर बीपीएससी में प्रश्न होता तो ई इसका ऑप्शन होता, लेकिन अगर इसमें अगर हम एग्जैक्ट आंसर पूछे तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे आयोग समिति का नाम दिया हुआ है और उसका विषय दिया हुआ है। तो राजमन्नार समिति की अगर हम बात करें ना, तो 1699 में आया था राजमन्नार समिति, और ये जो था केंद्र और राज्य के संबंध में था। तो इसका 4 हो जाएगा राजमन्नार। फजल अली आयोग, फजल अली 1953 से 1955 में था और ये जो था आपका राज्य के भाषाई आधार पर विभाजन के लिए था, तो इसका 2 हो जाएगा।
उसके बाद अगला आता है आपका काका कालेलकर आयोग। ये आपका 1953 में आया था पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। और संथानम समिति की अगर हम बात करें तो ये भ्रष्टाचार से संबंधित था। तो ये कब आया था? 1962 में शायद, हाँ 1962 में भ्रष्टाचार से संबंधित। तो इसका 5 हो जाएगा। तो इसमें 4 2 1 5, 4 2 1 5 देखते हैं ऑप्शन कौन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन मिलाना है आपको बी, 4 2, हाँ ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की गई थी। तो इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना जो की गई थी ये लंदन में, कहाँ पे? लंदन में की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में, याद रखिएगा। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? नरेंद्र गोसाई बने थे, जिनको कि सत्येंद्र नाथ घोष के द्वारा इसे मार दिया गया था, पता होगा आप लोगों को। सत्येंद्र बोस के द्वारा, घोष नहीं सॉरी, बोस के द्वारा इन्हें मार दिया गया था क्योंकि ये सरकारी गवाह बन गए थे। किसने कहा था कि 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस है? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। और 15 अगस्त को ये, इस डेट को ये बहुत लकी डेट मानता था। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड जेम्सफोर्ड के कार्यकाल से नहीं है? मुस्लिम लीग की स्थापना, लखनऊ पैक्ट, रॉलेट एक्ट और प्रांतों में द्वंद्व शासन का प्रारंभ। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कार्यकाल देख लेते हैं। लॉर्ड जेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक था? तो सभी लोग जानते हैं इसका कार्यकाल जो था वो 1916 से 1921 तक था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है ना। लखनऊ पैक्ट की अगर हम बात करें तो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, 1916 में। रॉलेट एक्ट 1919 में है। और प्रांतों में द्वंद्व शासन, प्रांतों में द्वंद्व शासन ये भी 1919 का विषय है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लॉर्ड जेम्सफोर्ड के कार्यकाल में नहीं हुआ था, तो जो नहीं हुआ था वो था आपका मुस्लिम लीग की स्थापना, क्योंकि 1906 में हो गया था और इसका कार्यकाल 1916 से 21 था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका साइंस का प्रश्न है। यकृत में बनने वाले पित्त यानी जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं का कार्य क्या होता है? पित्त अमाशय से छोटी आंत में आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त भोजन में उपस्थित वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करता है, जिसे पाइसीकरण कहते हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो इसमें से कौन सा आपको सही है ये बताना है। तो इसमें सही जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या सही है? दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि यकृत में बनने वाले जो पित्तरस होते हैं वो पित्त अमाशय से क्या करती है, छोटी आंत में आए जो भी अम्लीय भोजन होता है उसका क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है। और पित्त भोजन में उपस्थित हमारे वसा यानी कार्बोहाइड्रेट को बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करता है, इसे पाइसीकरण करता है, तब हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो जल्दी पच जाता है। आप सभी को पता होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर देखिए, 52 कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ग समूह के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं? तो पी वर्ग के तत्व कौन कहलाएंगे? तो पी वर्ग में आपका वर्ग 13 और वर्ग 13 से वर्ग 18, ये जो है बी ऑप्शन आपका वो करेक्ट है, इसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अगला आता है 53 नंबर, एक दूरदृष्टि दोष युक्त आंख के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही है या नहीं है? सही है, आपसे सही नहीं पूछा गया है तो ये तो सही है। उसके बाद है आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। आंख का नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है एवं फोकस दूरी घट जाती है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट ही आपका गलत है। तो ऑप्शन सी ही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसे उत्तल लेंस से दूर किया जाता है, ये भी सही है दूरदृष्टि को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि गलत पूछा गया है। अगला प्रश्न आता है आपका कि मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो मेंडल के प्रयोग में जो लक्षण विकसित किया गया था उस जोड़ी को कहा जाता है एलील। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है, तो निलंबन में निलंबित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक होता है। नाभिकीय अभिक्रिया, जिसको संलयन या फिर विखंडन बोलते हैं, में भारी परिमाण में ऊर्जा निकलने का कारण क्या होता है? तो ऊर्जा निकलने का कारण होता है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन दो के बीच सिनेप्स संयोजन है? तो सिनेप्स संयोजन जो होगा
वो आपका न्यूरॉन के बीच में होगा। किसके बीच में? न्यूरॉन के बीच में, सिनेप्स। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 57 का। 58 देखिए, वैसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने में प्रयोग लाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा प्रतिजैवी, यानी एंटीबायोटिक कहलाता है। वैसे रासायनिक पदार्थ, ये परिभाषिक वर्ड है, वैसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होता है तथा सूक्ष्म जीव ही उसे नष्ट करते हैं, तो सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए उसके प्रयोग में लाया जाता है, उसे प्रतिजैविक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर है। 59 है कि एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 केजी द्रव्यमान की राइफल से 30 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है, तो राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेप का वेग कितना होगा? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, 0.44 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। VGR-34 किस रोग से संबंधित है? VRG होगा यहाँ पे, VRG-34 रोग संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये मधुमेह यानी कि डायबिटीज से संबंधित है, डायबिटीज से संबंधित है, ऑप्शन ए। 61 नंबर प्रश्न देखिए, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है किसमें? तो ये आपका पाया जाएगा लेंगियोम मूल ग्रंथियों में, लेंगियोम मूल ग्रंथियों में जो है लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। 62 में देखते हैं, अस्पतालों में कृत्रिम श्वास के लिए प्रयुक्त मिश्रण क्या है? जो डॉक्टर जो ऑक्सीजन लगाते हैं उसमें क्या होता है? तो उसमें आपका एक तो हो जाएगा 90% ऑक्सीजन होता है और 10% हीलियम होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियत वेग से गतिमान एक खुली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गेंद फेंकता है। यदि वायु का प्रतिरोध उपक्षणीय है तो गेंद गिरेगी। तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक व्यक्ति के हाथों में गिरेगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 64 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटोनों में विद्यमान होते हैं? कौन से तत्व जो है वो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? प्रोटोन ने सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। तो देखते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये सभी, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सभी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव मस्तिष्क में उपस्थित नहीं है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो मानव मस्तिष्क में उपस्थित नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा अवटु ग्रंथि, मानव मस्तिष्क में उपस्थित नहीं होता है। गुरुत्व के प्रभाव के अधीन नीचे आते पिंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? वायु का गतिरोध अगर नग्न हो तो इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा कि इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी जबकि स्थिति ऊर्जा में कमी हो जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखे कि लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर पर हो? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 सेंटीमीटर। अगला है, रंजक के रूप में प्रयुक्त पादप मेहंदी निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया करके बालों तथा त्वचा के रंग को नारंगी लाल कर देता है? तो मेहंदी जब लगाते हैं तो क्या करता है, हल्का सबसे पहले लगाने के बाद तुरंत उस कलर को क्या कर देता है, हल्का नारंगी लाल कर देता है। तो किस लिए, क्या चीज़ रहता है उसमें? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रोटीन और एमिनो अम्ल के कारण, प्रोटीन और एमिनो अम्ल के कारण। अनचाहे गर्भ को रोकने हेतु लगाए जाने वाले कॉपर टी का कार्य है निषेचन को रोकना, ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। इंद्र है, इंद्र क्या है? तो इंद्र जो है एक रडार है, इंद्र क्या है? रडार है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? कहाँ से? वृक्कों में रुधिर से निकाले जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधे में प्राथमिक वृद्धि हेतु उत्तरदायी उत्तक कैम्बियम या पशार्व विभाजोत्कीय है। दूसरा है, पौधे में द्वितीय वृद्धि हेतु उत्तरदायी उत्तक शीर्षास्थ विभाजोत्कीय है। कौन सा सही है ये आपको देखना है। तो इसमें जो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों गलत है।
तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अम्ल वो पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है या मीठा होता है या तीखा होता है। तो ये जो है आपका वो करा सही नहीं है, ये ढूंढना है। तो ये तो बिल्कुल सही है, अम्ल टेस्ट में खट्टा ही होता है। अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। अम्ल वो पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करता है, ये भी सही है। अम्ल वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी त्याग कर सकता है, गलत है। यही अम्ल जो है इलेक्ट्रॉन की जोड़ी त्याग नहीं करता है। ताप के मान में वृद्धि होने पर चालक पदार्थ का क्या होता है। तो ताप के मान में अगर वृद्धि हो जाता है तो चालक पदार्थ का जो है वैद्युत प्रतिरोधकता बढ़ जाता है और वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और वैद्युत चालकता घटता है। प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 65 नंबर कथन है कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है जो उड़ नहीं सकता है। और दूसरा, पृथ्वी पर सबसे छोटा पक्षी गुंजन यानी कि हामिंग पक्षी है जो आगे तथा पीछे दोनों तरफ उड़ान भर सकता है। तो क्या इसमें से क्या आंसर सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको सही ही ढूंढना है, तो सी हो जाएगा। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग है, इसका हम आंसर देखते हैं। सेवेंटी 76 का देखिए, 76 में क्या हो जाएगा। 76 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 76 का आपका सी हो जाएगा। 77 की अगर हम बात करें तो 77 में आपका डी आंसर है। 77 का डी, A+4 दिया हुआ है। 78 का आंसर आपका हो जाएगा डी और 79 का हो जाएगा बी। 79 का बी। आगे आते हैं। 80 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा। डी हो जाएगा 325 रुपया। 81 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 82 का भी आपका डी हो जाएगा 78%। और 83 का क्या होगा देखिए, 83 में आपका हो जाएगा बी और 84 का हो जाएगा ए। 85 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 86 का आपका हो जाएगा डी। 87 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 10%। 88 में भी सी हो जाएगा और 89 में बी हो जाएगा। 89 में बी। 90 नंबर प्रश्न है, 90 का सी हो जाएगा। 91 का आपका बी हो जाएगा 15 दिन। 92 का सी हो जाएगा। 93 का डी हो जाएगा और 94 का बी हो जाएगा। 95 का क्या होगा, सी। 96 इधर दिया हुआ है और 96 का देखिए तो 96 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 97 में आपका सी हो जाएगा। 98 का सी हो जाएगा और 99 का ए हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है और 100 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा, बी। 101 का ए हो जाएगा। 102 का डी होगा। 103 का सी हो जाएगा और 104 का भी सी होगा। 105 का बी हो जाएगा। 106 का क्या है, 106 का सी है। 107 का ए हो जाएगा और 108 का आपका हो जाएगा, 108 का वो बी हो जाएगा, बी। और 109 में आइए आगे, सी होगा आंसर इसका। 110 का भी सी हो जाएगा, सी बहन होगा इसका आंसर। 111 का भी सी हो जाएगा। 112 का आपका ए हो जाएगा और 13 का सी हो जाएगा। 14 का क्या होगा, 14 का आपका डी हो जाएगा। 15 का इधर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, आगे मिलाते हैं। 15 का आंसर जो हो जाएगा उसे मिलाते हैं, ए होगा 5। 16 का क्या होगा, बी। और 17 का हो जाएगा ए। 18 का क्या होगा, तो 18 का आपका हो जाएगा सी। 19 का भी ए हो जाएगा, रविवार। और 20 का बी हो जाएगा, बी, शुक्रवार। एक हाँ, और 121 का सी हो जाएगा।
122 का भी आपका शायद सी ही होगा, हाँ सी ही होगा। 123 का 1 ए हो जाएगा, 24 का आपका बी हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा, और 26 का क्या है फ्रेंड्स, तो ए होगा इसका आंसर, ए। 27 का आपका सी हो जाएगा, 28 का हो जाएगा, 28 का सी, 29 का क्या होगा, ए होगा, 30 नंबर प्रश्न का भी ए हो जाएगा, 30 का भी ए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 31 का सी हो जाएगा, 32 का सी होगा, और 33 का ए हो जाएगा। 34 की बात करें तो डी होगा, और 35 का डी हो जाएगा। 36 स्टेटमेंट वाली प्रश्न है, इधर आप लोग बनाइएगा इसको। 36 का डी होगा। 37 में भी ये स्टेटमेंट ही है आपका, तो छोटा करते हैं तभी आंसर मिला पाएंगे। 37 का भी बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। 38 अब सिर्फ स्टेटमेंट आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा, 38 का डी हो जाएगा। 39 का क्या होगा, देखिए 39 का आपका हो जाएगा सी, इधर नहीं है ऑप्शन, इधर होगा सी। मान्यता 1 और 2 दोनों सही है। 40 का क्या हो जाएगा, देखिए 40 का हो जाएगा डी, और 41 का आपका बी हो जाएगा, बी। 42 का सी हो जाएगा, 43 में आपका हो जाएगा बी। 44 यहाँ आपको अनुक्रमिक शब्द, जब शब्दकोश यानी डिक्शनरी वाला शब्द है, इसे आपको मिलाना है। 44 का डी हो जाएगा, 1 3 4 2। अब यहाँ से आपका डाइस वाला प्रश्न आ गया। 145 का सी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा 2। उसके बाद 146 का क्या होगा, बी। 147 का आपका सी हो जाएगा। 148 त्रिभुज काउंट करना है इसमें से, और 148 में टोटल जो त्रिभुज हैं वो 14 हैं। 149 का आपका बी हो जाएगा, बी। और 150 एंड लास्ट प्रश्न है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो ये हमारा 150 प्रश्न था जो समाप्त हो गया है। मैथ रीजनिंग का हमने आंसर बता दिया, साइंस और हिस्ट्री का मैंने डिस्कशन दिया। तो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, जो लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा इस प्रैक्टिस सेट से। उसके बाद इरुटेरिया का आप लोग कहेंगे तो स्टार्ट किया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।